गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम गांधी जी एवं उनका शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल तक हम लोगों ने गांधी जी के शैक्षिक विचार और उनकी शिक्षण विषय और शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए और शिक्षण विधियाँ कौन सी होनी चाहिए जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सके। अब हम बात करते हैं आज वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इसको वर्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार जो बेसिक शिक्षा की जो विचारधारा थी या इसकी जो गांधी जी की शिक्षा से संबंधित जो कल्पना थी, उन विचारों को वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। या कहा जाए कि कांग्रेस की जो वर्धा सम्मेलन हुआ था वो एक शैक्षिक विचारों को समर्पित था और उसमें गांधी जी ने 1935 में सबसे पहली बार यहाँ पर अपने विचार शिक्षा के संबंधित क्या हो सकते हैं या शिक्षा कैसी होनी चाहिए उससे संबंधित विचार प्रस्तुत किए। क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा थी, ये मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि तात्कालिक समय में जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार केवल एक सस्ते अंग्रेजी पढ़े लिखे कर्मचारी तैयार हो रहे थे और डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। क्योंकि जो एक अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करते थे या उस समय का जो एक शिक्षा का प्रारूप जो तैयार किया गया था वो इस तरह का था कि बालक में केवल एक बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता था, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता बढ़ती चली जा रही थी, शारीरिक श्रम की जो आदत थी वो समाप्त होती जा रही थी, किसी भी प्रकार के कौशल के विकास की कोई वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसकी वजह से अकुशल व्यक्ति तैयार, क्योंकि कोई भी कामगार तैयार नहीं हो रहा था। किसी भी क्षेत्र का कौशल प्राप्त करके एक अच्छा कुशल कारीगर कामगार या एक कहा जाए कि अच्छा कुशल व्यक्ति जो होना चाहिए वो तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी भी प्रकार के कौशल की शिक्षा उस समय नहीं दी जाती। इस तरह की शिक्षा को देखकर गांधी जी को बड़ी ग्लानि, बहुत उसके प्रति बड़ा उनके मन में बहुत वो हुआ कि अगर भारत की शिक्षा का यही ढांचा रहा तो भारत को हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं ला सकते। हम विकासशीलता का जो क्रम है उसके लिए हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनिवार्य है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो कि हर व्यक्ति के जन के मन में, हर व्यक्ति के मन में विकासोन्मुख प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है। और वो जो तात्कालिक शिक्षा थी वो इसके लिए कतई तैयार नहीं थी या ऐसी विचारधारा तैयार नहीं करती थी। इसीलिए गांधी जी भी बड़े त्रस्त थे, बड़े दुखी थे और उन्होंने, क्योंकि एक कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, एक कानून के जानकार थे, क्योंकि उन्होंने LLB किया हुआ था तो वो एक अच्छे कानून के जानकार थे, दूसरी तरफ पे एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और तीसरी तरफ पे एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री भी थे। यानी कि उन्हें शैक्षिक विचार जो है उनके वो निश्चित है कि उनके जो शैक्षिक विचार हैं वो हमारे लिए पढ़ने समझने योग्य हैं। तो वही शैक्षिक विचार वर्धा सम्मेलन के अंतर्गत गांधी जी ने प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने कुछ बातों पर या 3 से 4 बातें थी जिन पर विशेष रूप से बल दिया था। उन्होंने वर्धा सम्मेलन में जो विचार प्रस्तुत किए थे उसमें सबसे पहला था निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। दूसरा उन्होंने कहा मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, फिर हस्तकला पर आधारित शिक्षा, या उसे यूं कहें स्वावलंबी स्वावलंबन शिक्षा, ठीक है ना। यानी कि उस शिक्षा वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने अपने विचार पूर्ण रूप से जो प्रस्तुत किए उसके आधार पर ये कहा जाए कि इन बातों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, कि उस सम्मेलन में गांधी जी के विचारों को सराहा गया या उनको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, और उस सम्मेलन में इन 4 बातों पर विशेष रूप से सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, बल दिया गया। पहला था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया, निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि निश्चित है कि उस समय जो जीवन की जद्दोजहद थी वो आर्थिक संसाधनों को जुटाने की थी, और ऐसे में जो आज भी सोच है लोगों की कि अगर हम इनको काम पर नहीं भेजेंगे तो घर में परिवार में क्या खाएंगे, हमारे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, हम विद्यालय भेज देंगे तो वो समय वहाँ पर खराब होगा और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी दलीलें आज भी हमें दूर दराज के गरीब परिवारों में सुनने को मिलती हैं। तो इस समस्या के निवारण के लिए सबसे पहली चीज रखी गई कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि शिक्षा पर किसी भी तरह का परिवार की तरफ से कोई खर्च न हो, जो भी खर्च होगा वो सरकार का। फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्योंकि उस समय में अंग्रेजी शिक्षा थी, तो एक तरह से कहा जाए गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। वो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण विरोध नहीं करते थे, शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे, अंग्रेजी को पढ़ने का विरोध नहीं करते थे। उनका कहना यह था कि शिक्षा देने का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने में तकलीफ ना हो, शिक्षा के प्रति उसकी रुचि बनी रहे। अंग्रेजी को सीखने का माध्यम के रूप में विरोध करते थे, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से अगर पढ़ता है बालक तो वो उसकी अपनी भाषा नहीं है, तो उसमें उसको समझ में नहीं आएगी तो शिक्षा के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी, और ऐसे में उसका जीवन जो है वो कष्टप्रद रहेगा। वो जैसे जैसे अगर पढ़ भी लेता है तो निश्चित है कि वो ना हिंदी का रहता है ना अंग्रेजी का रहता है, जो वर्तमान बालकों की स्थिति। फिर वो अंग्रेजी की शिक्षा वहीं तक से लेने के समर्थक थे कि जिसका जो आगे अन्य राष्ट्र या अन्य साहित्यों को पढ़ने में जितनी अंग्रेजी की आवश्यकता है, उस साहित्यों को पढ़ने और समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, जबकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अंग्रेजी का विरोध करते थे और मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल देते थे। दूसरी चीज थी हस्तकला पर आधारित शिक्षा ऐसी जो कि हस्तकला पर आधारित हो, जिससे कि विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास बालक में हो, और जब वो स्कूली शिक्षा पूर्ण करके और आगे बढ़े तब उसके हाथ में इस तरह का कौशल हो कि वह अपनी आजीविका को आसानी से कमा सके। फिर अंतिम बात जो उसमें स्वीकार की गई थी कि शिक्षा वह जो बालक को स्वावलंबी बनाए, इसलिए स्वावलंबी शिक्षा पर बल दिया। अब जब वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इन 4 बिंदुओं पर सर्वसम्मति बनी, तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में सबसे पहले कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया, जिसने 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और हीरापुर
अध्यक्षता में जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया और 1937 में इस कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन में इसका अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसके आधार पर वर्धा योजना को या बेसिक शिक्षा या इसे जो यहाँ पर जाकिर हुसैन ने यहाँ इस कमेटी ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत करी उसे किस नाम से प्रस्तुत किया? नई तालीम, ठीक है ना, नई तालीम के नाम से इसे प्रस्तुत किया, जिसे कि हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से इसे मान्यता प्राप्त की या स्वीकृति प्राप्त हुई। फिर दूसरा जो था, इसके बाद इस स्वीकार कर लेने के बाद इसके लागू करने की जो प्रक्रिया थी, उसके बाद में दूसरी बार जो एक कमेटी गठित की गई वह थी श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में। बीजी खेर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और इसने फिर बाद में यहाँ से फिर बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन या यूं कहें कि यहाँ पर उन्होंने कुछ बिंदुओं के साथ में बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत किया, या यूं कहा जाए कि इस कमेटी ने फिर बाद में पुनः उस पर विचार किया, चर्चा करी और कुछ बिंदु बेसिक शिक्षा के रूप में क्या होने चाहिए उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया कि बेसिक शिक्षा के मूल बिंदु क्या है या क्या तत्व होने चाहिए। तो इसका जो पहला था, जिसको हम बेसिक शिक्षा सिद्धांत भी कह सकते हैं, बेसिक शिक्षा सिद्धांत। खरे कमेटी के बाद में फिर एक निश्चित सिद्धांत के रूप में उसकी सिफारिशें हमारे सामने प्रस्तुत की गई। तो इसमें बेसिक शिक्षा सिद्धांत की जो मूल सिफारिशें दी गई, इसका सिद्धांत जो मूल रूप से है, उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जिस पर हम आज तक इस पर ये बच्चों के अधिकार के लिए आज तक हर शिक्षा नीति में इसे सबसे पहले बिंदु की तरह तब से लेकर अब तक स्वीकार किया जाता रहा है या इसको महत्व दिया जाता रहा है। दूसरा बिंदु था उद्योग आधारित शिक्षा। उद्योग आधारित शिक्षा, ठीक है ना। दूसरी बात है उद्योग आधारित शिक्षा, जो कि हमने देखा था कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन में 4 मुख्य बिंदुओं को स्वीकार किया गया था, जिसमें था स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा। तो वो शिक्षा क्या थी? वो उद्योग आधारित शिक्षा होगी, तभी व्यक्ति स्वावलंबी बन सकेगा। अब उद्योग आधारित शिक्षा से क्या मतलब है कि कौन सा उद्योग स्थापित करना है, उसमें कौन क्या होता है, ये एक उद्योग को चलाने के लिए कितने प्रकार के कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। तो उस कौशल का विकास करना ही उद्योग आधारित शिक्षा का मूल उद्देश्य हुआ। इसीलिए इसे उद्योग आधारित शिक्षा पर बल दिया गया, अर्थात ये कहा गया कि सच्ची शिक्षा वही है जो हस्तकलाओं पर आधारित या किसी कौशल पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए, तो वही सच्ची शिक्षा है और वह शिक्षा उद्योग आधारित शिक्षा हो सकती है। फिर तीसरी बात जो उसमें वर्धा शिक्षा सम्मेलन में भी स्वीकार की गई कि वर्धा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।
शिक्षा का मातृभाषा, ठीक है ना। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर बात है बालक के जीवन से संबंधित शिक्षा, स्वावलंबन शिक्षा। शिक्षा ऐसी जो बालक को स्वावलंबी बना सके। पांचवी चीज जो इसमें लिखी गई थी, इसकी सिफारिश थी बालक के जीवन से संबंधित शिक्षा। बालक के जीवन से संबंधित शिक्षा, ठीक है ना। बालक के जीवन से संबंधित शिक्षा, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को जीवन के हर पथ पर, यानी कि हर स्थान पर जो उपयोग में आ सके, यानी कि बालक को जीवन जीना सिखा सके। जीवन जीने के लिए उसे कहीं पे समायोजन करने की आवश्यकता है, कहीं पर किसी को कौशल के प्रयोग की आवश्यकता है, कहीं पर किस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है। तो इन सब का प्रशिक्षण बालक को प्रदान कर सके। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन से जुड़ा है स्वास्थ्य, तो इसके लिए बालक को तैयार कर सके। अर्थात शिक्षा ऐसी जो बालक के जीवन से जुड़ी हुई हो, उसको जीवन जीने में सहयोग प्रदान कर सके या उसे जीवन जीना सिखा सके। अगली बात है नागरिकता के आदर्श। नागरिकता के आदर्श आधारित शिक्षा, ठीक है ना। नागरिकता के आदर्श पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि एक नागरिकता के गुण व्यक्ति में कैसे विकसित हो, किस प्रकार, जैसे जिस प्रकार के राष्ट्र की, जैसे भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो वहां के नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास होना चाहिए। तो यानी कि एक आदर्श नागरिक कौन होगा? जिसमें लोकतांत्रिक गुणों का विकास होगा। जो राजतंत्रात्मक राज्य है, जैसे चाइना आदि में, कोरिया आदि में, क्या है कि वहां के लोगों में राजतंत्रात्मक गुण होने चाहिए। तो वहां की आदर्श नागरिक कौन सा होगा? जिसमें राजतंत्रात्मक गुण होंगे, यानी कि राज्य में जो कुछ कहा गया उसी को सत्य माना जाए। उसके अलावा जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्यों में है कि व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, उसे स्वतंत्रता वहां पर नहीं होती। इसीलिए तो ऐसे आदर्श नागरिकता के गुणों का होना अनिवार्य। आदर्श नागरिकता के गुण होंगे तो निश्चित है कि व्यक्ति में विकास, अपने यूं कहा जाए कि विकास की जो सोच है, विकास और उन्मुख सोच जो है, उसका निर्माण होगा। इसीलिए आदर्श नागरिकता के गुणों का होना अनिवार्य है। फिर सामाजिक पर्यावरण से संबंधित शिक्षा। सामाजिक पर्यावरण से संबंधित शिक्षा, ठीक है। सामाजिक पर्यावरण से संबंधित शिक्षा, इस तरह से कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी और भी हैं, मतलब बहुत सारी। अगर हम देखना चाहें तो काफी इसकी एक लंबी लिस्ट बनती है, लेकिन मुख्य बातें जो एक शिक्षा का, इनकी बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बातें थी, उनकी यहाँ पर हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के कार्य क्या हो सकते हैं बुनियादी शिक्षा के अनुसार। शिक्षा
शिक्षा के कार्य। गांधी जी के बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा के कार्य किस प्रकार, यानी कि शिक्षा किस तरह से कार्य करेगी या उसके क्या परिणाम हमारे सामने आने चाहिए, ये किस तरह का, या ये कहा जाए कि एक समन्वय समायोजन कहा जाए कि सहसंबंधित समवाय स्थिति किस तरह से विकसित हो सकती है, जिसके आधार पर। तो पहले क्रिया प्रधान शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा। शिक्षा का पहला कार्य जो है वो हमारे सामने है कि वह क्रिया प्रधान शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा का जो कार्य है वह बालक में कार्य करने की आदत या क्षमता का विकास कर सके। दूसरा है बालक प्रधान शिक्षा, बालक प्रधान शिक्षा, यानी कि यहाँ पर जो एक हम शिक्षा का कार्य है वह है बालक को प्रधान रखते हुए या बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाएगी, तभी वह शिक्षा कारगर होगी। शिक्षा केंद्रित शिक्षा होगी तो अब तक जो चली आ रही है अब में कोई फर्क नहीं होगा। जब हम बालक को केंद्र में रख करके बालक क्या सीख सकता है, क्या सीखना चाहता है, किस तरह का सीखता, किस तरह से सीख सकता है, जब हम इस चीज को सोचते हुए फिर बालक को पढ़ाते हैं तो बालक सहजता से सीखता है, क्योंकि वो जो तरीका होता है, जो विषय वस्तु होती है वो बालक की समझ के योग्य होती है, यानी कि वो समझ सके किस तरह की होती है। इसीलिए बालक प्रधान शिक्षा पर बल दिया। फिर दूसरी बात कही गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य। गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य। ठीक है, गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य, यानी कि घर, स्कूल और समाज के बीच में बालक सामंजस्य स्थापित कर शिक्षा का कार्य है कि बालक को सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बने। अगला जो कार्य होगा वो शिक्षा का आर्थिक आधार। आर्थिक आधार, यानी कि शिक्षा का जो अगला कार्य है वो आर्थिक आधार पर आधारित होगा, यानी कि उसका कार्य यह है कि वह बालक को आर्थिक क्षमताओं का विकास करे, उसमें इस तरह के कौशल का विकास करे कि वह अपने आर्थिक संसाधनों को आसानी से जुटा सके या प्राप्त कर सके। नेक्स्ट अगला है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार, सामाजिक आधार क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से समायोजन करना है, समाज के मूल्य क्या है, उन मूल्यों का पालन कैसे करना है, उनसे तालमेल कैसे बिठाना है, दूसरे और सामाजिक परंपरागत मूल्य और नवीन मूल्यों में किस तरह से तालमेल बिठाना है, इन सब की का प्रशिक्षण देना, इनको समझाना बताना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें शिक्षा का कार्य बेसिक शिक्षा के अनुसार वह है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि मनोविज्ञान बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बालक के विभिन्न जैसे सीखने की विभिन्न क्रियाएं हैं, किस तरह से वो सीखता है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के जो वर्तमान में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, गांधी जी ने तब भी यही कहा था कि बालक क्या चाहता है, उसकी रुचि किसमें, किस तरह से वो सीखना चाहता है,
रखकर और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसको कि हम वर्तमान में मनोवैज्ञानिक आधार कहते हैं। उस आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम का सम्मान। शारीरिक श्रम का सम्मान, यानी कि व्यक्ति में शारीरिक श्रम करने की आदत होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पर गांधी जी ने अपने शिक्षा सिद्धांत में कहा कि शिक्षा का कार्य है कि वह बालक को श्रम करने की आदत का निर्माण करे, जो वर्तमान में बड़ी समस्या है। समवाय शिक्षण विधि, समवाय शिक्षण विधि, ठीक है ना। यहां इसके अनुसार शिक्षण विधि में समवाय यानी कि सह संबंध आधारित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात शिक्षा का कार्य है कि वह सहसंबंध स्थापित करते हुए दो तत्वों में, दो स्थितियों में, दो परिस्थितियों में संबंध को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा प्रदान करे, जिससे कि एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान को बालक आसानी से दूसरी परिस्थितियों में उपयोग में ला सके। तो यहाँ तक हमारी बात की शिक्षा सिद्धांत पे कि उनके शिक्षा के कार्य क्या है, वहां तक हमने अपनी बात को आज समाप्त करते हैं। कल हम इससे और आगे की बात करेंगे। तो हम आज के इसके अनुसार, आज के इस टॉपिक के आधार पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा के प्रमुख कार्यों को समझाइए। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा के प्रमुख कार्यों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर